Okay. So good morning, everyone. Good morning, Roshan. We'll be waiting for 1 minute more so as to ensure कि दूसरे students भी join कर पाएं. ठीक है? Good morning, सुदर्शन. चलो स्टार्ट करते. तो देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने पेपर नंबर 2 सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉस पढ़ना स्टार्ट किया था. एंड बेसिकली लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था. वहाँ पे हम लोगों ने चेक किया था दैट द एंटायर पेपर इज गोइंग टू बी डिस्क्रिप्टिव और पूरे पेपर के अंदर देर विल बी 7 चैप्टर्स इंक्लूडिंग इंट्रोडक्शन टू लॉ. ठीक है. आफ्टर दैट हम लोगों ने पेपर पैटर्न के बारे में डिस्कस किया था. वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि पेपर में बेसिकली दो प्रकार के क्वेश्चंस रहते हैं आपको, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस एज वेल एज प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चंस. केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस एज वेल एज प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चंस. ठीक है. देन सिलेबस में जो चैप्टर्स उनके नाम हम लोगों ने डिस्कस किए थे. वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इज देयर, पार्टनरशिप एक्ट इज देयर, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट इज देयर, कंपनीज एक्ट का इंट्रोडक्शन पार्ट इज देयर, एलएलपी इज देयर, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इज देयर. क्लियर. एंड आफ्टर दैट हम लोगों ने कुछ बेसिक जो है चीज़ें डिस्कस करना स्टार्ट किया था लॉ के बारे में. वहाँ पे हम लोगों ने समझने की कोशिश की थी कि लॉ का मतलब क्या होता है, लॉ का पर्पस क्या होता है. तो वहाँ पे सर ने बताया था आपको दैट एनी सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, रूल्स और रेगुलेशंस मेड बाय द लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, एनी सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशंस मेड बाय द लेजिस्लेटिव अथॉरिटी. अब यहाँ पे लेजिस्लेटिव अथॉरिटी का मतलब था सर लॉ मेकिंग अथॉरिटी. लॉ मेकिंग अथॉरिटी की अगर अपन बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट, जिनको पावर दिया गया है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू मेक लॉज ऑन वेरियस सब्जेक्ट मैटर्स. वहाँ पे एक और चीज हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कौन कौन से सब्जेक्ट मैटर्स पे सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज इज ऑल्सो डिफाइंड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन. सेंट्रल गवर्नमेंट जो लॉज बनाएगी दैट विल बी कॉल्ड एज सेंट्रल लॉज, स्टेट गवर्नमेंट जो लॉज बनाएगी दैट विल बी कॉल्ड एज स्टेट लॉज. ठीक है. स्टेट लॉज का एप्लीकेबिलिटी रहेगा, स्टेट लॉज का एप्लीकेबिलिटी रहेगा ओनली फॉर अ पर्टिकुलर स्टेट, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट जो लॉज बनाएगा दैट विल बी एप्लीकेबल टू ऑल दी स्टेट्स. क्लियर. ओके. फिर पर्पस क्या हो सकता है लॉ बनाने का? तो लॉ बनाने का पर्पस हो सकता है आइदर टू रेगुलेट और टू कंट्रोल समथिंग. दूसरा टू प्रोवाइड एनी रेमेडी or to provide any solution to redress any problem, to redress any problem which is prevalent in the society or which is prevailing in the society. यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस किया था. आया ना? ओके. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, लेट अस डिस्कस कि लॉज बनते कैसे हैं, हाउ लॉज आर मेड. लिख लोगे हाउ लॉज आर मेड. एनी आइडिया? ऑनलाइन वाले या ऑफलाइन वाले? ऑनलाइन वाले बच्चे कोई आइडिया है लॉज बनते कैसे हैं? एनीवन? पहले क्या बनता है? बिल. ओके. कोई और आंसर? कोई और स्टूडेंट? कोई और बच्चा? लॉ बनता कैसे? तो देखिए लॉ बनाने के लिए सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, क्या करना पड़ेगा? एनीवन? कोई भी लॉ बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? वेरी गुड. कोई भी लॉ बनाने के लिए सबसे पहले
डिसाइड करना पड़ेगा क्या, सब्जेक्ट मैटर, हाँ है ना, सब्जेक्ट मैटर ऑन विच लॉ इज टू बी मेड। ठीक है, सब्जेक्ट मैटर ऑन विच लॉ इज टू बी मेड। मैं बहुत बेसिक लेवल पे जाकर के आपको समझाऊंगा, समझने की कोशिश करिए। ठीक है, यहाँ पे हम जो प्रोसेस डिस्कस करने वाले हैं, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रल लेवल लॉज की। जो प्रोसेस रहता है सेंट्रल लेवल लॉज एंड स्टेट लेवल लॉज के बनने का, वो लगभग सेम रहता है। ठीक है, सबसे पहले लॉ बनने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा डिसाइड करने से, क्या, सब्जेक्ट मैटर। जिस सब्जेक्ट मैटर के ऊपर लॉ बनना है। अब सर सब्जेक्ट मैटर कैसे डिसाइड हो सकता है? तो सब्जेक्ट मैटर डिसाइड हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ रूलिंग पार्टी आइडियोलॉजी। रूलिंग पार्टी आइडियोलॉजी। ठीक है, अभी इंडिया में रूलिंग पार्टी कौन है सेंटर पे? बीजेपी। ठीक है, वेरी गुड जेनी। रूलिंग पार्टी कौन है यहाँ पे? बीजेपी। Either subject matter can be decided by the ruling party and that may be based on their ideology. उसके बाद that subject matter can be decided on the basis of public demand. That subject matter can be decided on the basis of public demand. For example, last class में मैंने तुमको एक situation दिया था जहाँ पे मैंने तुमको एक concern raise किया था regarding increasing ग्लोबल वार्मिंग, है ना। तो मान लो कि पब्लिक ने डिमांड कर दिया कि भारत में एक ऐसा लॉ बनना चाहिए जो क्या करे, रेगुलेट करे पेड़ के कटने को। ठीक है, या जो इंश्योर करे कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाए जाए, है ना। मान लो कि पब्लिक ने डिमांड कर दिया गवर्नमेंट से। सब्जेक्ट मैटर डिसाइड हो सकता है रूलिंग पार्टी का आइडियोलॉजी पे, पब्लिक डिमांड पे। अब मान लो कि सब्जेक्ट मैटर डिसाइड हो गया, सब्जेक्ट मैटर डिसाइड। ठीक है, सब्जेक्ट मैटर डिसाइडेड। अब होता क्या है समझना, सब्जेक्ट मैटर ऐसा होना चाहिए विच आर, बिल्कुल ध्यान से सुनना, कवर्ड अंडर द आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सब्जेक्ट मैटर ऐसा होना चाहिए जिस सब्जेक्ट मैटर के ऊपर परमिट करता हो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, क्या बनाने के लिए, लॉ बनाने के लिए। मान लो कि सब्जेक्ट मैटर कैसा डिसाइड हुआ जिसके ऊपर लॉ बनाना परमिट नहीं करता हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, तो ऐसे सब्जेक्ट मैटर के ऊपर लॉ कैन नेवर बी मेड इवन दो पब्लिक डिमांड कर रही है या इवन दो रूलिंग पार्टी चाहती है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? सब्जेक्ट मैटर डिसाइड हुआ, फिर सब्जेक्ट मैटर डिसाइड होने के बाद गवर्नमेंट क्या करेगी, एक कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स कॉन्स्टिट्यूट करेगी। गवर्नमेंट विल कॉन्स्टिट्यूट कमिटी ऑफ एक्सपर्ट। अब ये जो कमिटी ऑफ एक्सपर्ट है, तुम सोच के देखो, कमिटी ऑफ एक्सपर्ट में कौन लोग रहेंगे? वो सारे लोग जिनके पास रिच एक्सपीरियंस है या बहुत हाई लेवल ऑफ एक्सपर्टीज है, रिच एक्सपीरियंस है या बहुत हाई लेवल ऑफ एक्सपर्टीज है रिलेटेड टू द सब्जेक्ट मैटर, जिस सब्जेक्ट मैटर पे लॉ बनने के लिए जा रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि लॉ बनना चाहिए इसके रिलेशन में, ट्रीज के जो पेड़ कट रहे हैं उसको रोकने के लिए या लोगों को मोटिवेट करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाने के लिए, मेंटेन करने के लिए, है ना। तो वहां पे जो सब्जेक्ट मैटर है वो रिलेटेड टू एनवायरमेंट समवेयर। तो इन दैट केस जो कमिटी ऑफ एक्सपर्ट कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा बाय द गवर्नमेंट, है ना, वो कमिटी ऑफ एक्सपर्ट में कौन लोग होंगे? ऐसे लोग होने चाहिए या ऐसे लोग होंगे जो इन्वायरमेंटल इश्यूज पे बहुत लंबे समय से काम करते हुए आ रहे हैं।
those who are having rich experience and expertise, है ना, will be appointed in the committee of experts, है ना. अब मान लो कि कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स में 5 लोगों को अपॉइंट किया गया, 5 क्या 7 लोगों को अपॉइंट किया गया, सॉरी, कितने लोगों को, 7 लोगों को. अब ये 7 के 7 लोगों ने बहुत सालों से काम किया इन्वायरमेंटल इश्यूज के ऊपर, या ओजोन डिप्लीशन के सब्जेक्ट मैटर पे, या पोल्यूशन के सब्जेक्ट मैटर पे. These 7 will be the best person to give their suggestions, to give their opinion. ठीक है, किसके ऊपर ओपिनियन, जो पर्टिकुलर लॉ है उसका ड्राफ्ट बनाने के लिए. ड्राफ्ट क्या होता है बेटा, लॉ का ड्राफ्ट बनेगा. ड्राफ्ट क्या होता है इन जनरल, अगर अपन बात करें, तुम देखते हो किसी को मैसेज भेजते हो और भेजना है, टाइप किया मैसेज, और अगर उसको नहीं भेजा तो मैसेज सेव हो जाता है कहाँ पे, ड्राफ्ट में. क्या मतलब है उसका, भाई मैसेज इसलिए नहीं भेजा क्योंकि हम श्योर नहीं थे, है ना, मैसेज इसलिए नहीं भेजा क्योंकि हम श्योर नहीं थे, इसलिए वो ड्राफ्ट में सेव हुआ है. तो यहाँ पे जो ये लॉ का जो ड्राफ्ट है, जिसको मोर पर्टिकुलरली हम लोग बिल बोल रहे, बिल ड्राफ्ट बोल रहे, it will only include the suggestions, recommendations and opinions given by the committee of expert. ठीक है, तो ये लोग क्या दे रहे हैं, अपने अपने ओपिनियंस दे रहे हैं, अपने अपने एक्सपीरियंस यूज करके अपने अपने ओपिनियन दे रहे हैं, और इनके ओपिनियन को एक जगह कंसोलिडेट किया गया, इकट्ठा किया गया, क्या बना यहाँ पे, ड्राफ्ट बिल. क्या बना यहाँ पे, ड्राफ्ट बिल. अब कमेटी ऑफ एक्सपर्ट का काम पूरा हो गया, उन्होंने क्या कर दिया, ड्राफ्ट बिल बना के दिया. ड्राफ्ट बिल मतलब इट इज समथिंग विच इज नॉट येट फाइनलाइज्ड, इट इज नॉट समथिंग विच इज, इट इज समथिंग विच इज नॉट येट फाइनलाइज्ड. क्लियर है. अब इस ड्राफ्ट बिल को भेजा जाएगा इन दी पार्लियामेंट. मैंने बताया था सेंट्रल लेवल लॉज कहाँ बनते हैं, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में. तो पहले इस ड्राफ्ट बिल को पेश किया जाएगा लोकसभा में. ठीक है, लोकसभा में. अब मुझे बताओ लोकसभा में कौन बैठते हैं, पार्लियामेंट हैव 2 हाउसेस ना, लोकसभा एंड राज्यसभा, इतना तो मालूम होगा सबको. अब लोकसभा में कौन लोग बैठ रहे हैं, लोकसभा में कौन बैठ रहे हैं, लोकसभा में जो मेंबर्स हैं वो लोग कौन है, जो इलेक्शंस में चुने गए हैं, इलेक्ट किए गए बाय द जनरल पब्लिक. ये सुनो, अभी लोकसभा जो मेंबर है वो इलेक्टेड मेंबर है ना, लोकसभा मेंबर जो है वो इलेक्टेड है. किसने इलेक्ट किया, जनरल पब्लिक. तो वो लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हो सारे लोग. लोकसभा मेंबर्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लोगों को, जिनको जनरल पब्लिक ने अपॉइंट किया इलेक्शंस में, लोकसभा इलेक्शंस में. लोकसभा में जितने मेंबर्स हैं वो जनरल पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. मेरी बात समझ में आ रही है. तो पेश किया गया ड्राफ्ट बिल कहाँ पे, लोकसभा में. अब लोकसभा में ड्राफ्ट बिल के ऊपर क्या होगा, डिस्कशन होगा. ठीक है, वो ड्राफ्ट बिल के ऊपर डिस्कशन होगा. डिस्कशन के डिफरेंट आउटकम्स हो सकते हैं. क्या पहला आउटकम क्या हो सकता है, मान लो कि जो लोकसभा मेंबर्स हैं वो चाहते हैं कोई और नई चीजें ऐड करना, कोई एग्जिस्टिंग चीज को हटाना. दे कैन आल्सो गिव देयर सजेशंस एंड रिकमेंडेशंस टू बी कंसीडर्ड. मेरी बात समझ में आ रही है क्या. तो आफ्टर कंसीडरिंग द सजेशंस और रिकमेंडेशंस ऑफ द लोकसभा मेंबर्स, बिल को हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो ड्राफ्ट बिल को फिर से क्या किया जाए, ऑल्टर. या काफी बार ऐसा होता है कि वो लोग सजेशंस रिकमेंडेशन नहीं दे रहे, वो लोग सिर्फ ऑब्जेक्शन रेज कर रहे. क्या कर रहे, ऑब्जेक्शन रेज कर रहे. तो कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो ऑब्जेक्शन रेज करें, देन
ये ड्राफ्ट बिल को प्रेजेंट किया जाएगा लोकसभा में ना. नाउ इट विल बी प्रेजेंटेड फॉर वोटिंग इन दी लोकसभा. पहले डिस्कशन हुआ, अब क्या हो रहा है इसके ऊपर? वोटिंग हो रहा है. वोटिंग में अगर majority of members gives their consent. आई होप यहां तक सबको क्लियर है. सबसे पहले क्या हो रहा था बताइए? सब्जेक्ट मैटर डिसाइड हो रहा था. सब्जेक्ट मैटर कैसे डिसाइड हो रहा था? आइदर ऑन द बेसिस ऑफ रूलिंग पार्टी आइडियोलॉजी और ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक डिमांड. सब्जेक्ट मैटर डिसाइड हुआ, देन कमिटी ऑफ एक्सपर्ट अपॉइंट हुआ. कमिटी ऑफ एक्सपर्ट हैव प्रिपेयर्ड द ड्राफ्ट बिल. ड्राफ्ट बिल हैज बीन प्रेजेंटेड, या ड्राफ्ट बिल इज बीइंग प्रेजेंटेड बिफोर द लोकसभा. ठीक है, लोकसभा में उसके ऊपर क्या हो रहा है? डिस्कशन. डिस्कशन के बाद उसको प्रेजेंट किया जा रहा है किसके लिए? वोटिंग के लिए. अगर वोटिंग हो जाए, मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स गिव्स देयर कंसेंट, तो बिल हो गया पास. बिल पास्ड इन लोकसभा. ठीक है, अब इस बिल को आगे पहुंचाया जाएगा कहां पे? तो भाई राज्यसभा में. Same process will be followed. It will be open for discussion and then it will be presented for voting. तो voting में अगर majority of members क्या करते? If they gives their consent. Majority of members if they gives their consent. तो बिल पास हो गया. बिल पास हो गया. कहां से? राज्यसभा से. लोकसभा राज्यसभा से पास होकर के बिल पहुंचेगा किसके पास? बिफोर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना? बिफोर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. एंड इफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गिव्स कंसेंट, तो फिर वो बिल क्या बन जाएगा बेटा? अब किसका रूप ले लेगा? एक्ट का रूप ले लेगा. इज इट क्लियर? अब यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है. क्या हुआ? सबसे पहले सब्जेक्ट मैटर डिसाइड हुआ. सब्जेक्ट मैटर डिसाइड हुआ ऑन द बेसिस ऑफ रूलिंग पार्टी आइडियोलॉजी और ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक डिमांड. देन अ कमिटी ऑफ एक्सपर्ट हैज बीन अपॉइंटेड, ठीक है, टू प्रिपेयर अ ड्राफ्ट बिल. कमिटी ऑफ एक्सपर्ट ने ड्राफ्ट बिल प्रिपेयर किया. देन इट हैज बीन प्रेजेंटेड बिफोर द लोकसभा. इफ ड्यूली पास्ड बाय द मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स सिटिंग इन द लोकसभा, सिटिंग एंड वोटिंग, तो उसको प्रेजेंट किया जाएगा आगे राज्यसभा में. एंड इफ द बिल गेट पास्ड इन द राज्यसभा, then it will be sent for the president consent, and if the president gives the consent, it becomes an act. अब एक्ट तो बन गया. एक अगला जो क्वेश्चन अराइज हो सकता है, ऑन विच डेट एक्ट becomes enforceable. भाई प्रेसिडेंट ने उसको कंसेंट दे दिया, प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया, प्रेसिडेंट ने सिग्नेचर कर दिया. अब कौन से डेट पे वो जो एक्ट है वो एनफोर्समेंट में आएगा या इफेक्ट में आएगा? दैट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो यहाँ पे देखिए काफी बार क्या होता है कि एक्ट में पहले से गिवन है क्या? डेट ऑफ इन्फोर्समेंट. एक्ट में पहले से गिवन है क्या? डेट ऑफ इन्फोर्समेंट. तो अगर एक्ट में पहले से गिवन है डेट ऑफ इन्फोर्समेंट, तो जो डेट मेंशन्ड है उस डेट से
एक्ट इफेक्ट में आएगा। सिंपल है, यहाँ पे कोई दिक्कत? नो सर। लेकिन पता है प्रॉब्लम कहाँ होती है? प्रॉब्लम होती है सर इफ नो डेट इज मेंशन, है ना, in the act. If no date is mentioned in the act, then the act will become enforceable on the date precedent gives consent. On the date precedent gives consent. Is it clear? चलिए अभी तक इतना जानिए आप लोग। इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल्ड जानकारी दी गई है जनरल क्लॉसेस एक्ट। ठीक है, अभी के लिए इतना जानिए। तो दिस इज द प्रोसेस। एक बार अब मैं चाहूंगा आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए। देखता हूं मैं कौन फर्स्ट आता है कॉपी करने में। प्लीज डू इट। 2 मिनट का समय है आप लोगों के पास। ऑनलाइन वाले अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाकर के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बाद में कॉपी कर लीजिएगा, लेकिन कॉपी ज़रूर कर लीजिएगा। ओके सुदर्शन, चलिए डन। इन केस अगर अभी भी आपने कॉपी नहीं किया है, प्लीज टेक दिस स्क्रीनशॉट एंड डू इट लेटर ऑन। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। तो हम लोगों ने देखा कि लॉ क्या होता है, देन लॉज कैसे बनता है, लॉ क्या पर्पस रिजॉल्व करता है। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट जो आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए तुम लोगों ने एक्ट और लॉ दोनों वर्ड सुने। तुम लोगों ने देखा ना सिलेबस सब्जेक्ट का नाम क्या है, बिजनेस लॉज, और पढ़ क्या रहे हैं हम लोग, एक्ट पढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन आना चाहिए अपने दिमाग के अंदर कि सर इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड एक्ट, ये दोनों सेम है। दिस क्वेश्चन मस्ट अराइज, इज देयर एनी डिफरेंस
बिजनेस एक्ट, बिजनेस लॉज में अपन पढ़ते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट। कॉर्पोरेट लॉ में अपन पढ़ रहे कंपनीज एक्ट और एलएलपी एक्ट। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड एक्ट? तो देखिए होता क्या है, एक्ट कंटेन्स प्रोविजंस, बिल्कुल ध्यान से सुनना यहाँ पे, एक्ट कंटेन्स प्रोविजन। और एक चीज और तुम लोगों को ध्यान रखना है, अभी इनिशियल क्लासेस है, अभी से क्लियर होना चाहिए, एक्ट आप हमेशा ऐसे लिखेंगे, ए शैल ऑलवेज बी इन कैपिटल। अगर आप ऐसे लिखते हैं ये गलत तरीका है। यू विल नेवर राइट स्मॉल ए व्हाइल राइटिंग एक्ट। यहाँ पे एक्ट का मतलब हो गया बेटा एक्टिंग वाला एक्ट। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? ए शैल ऑलवेज बी इन कैपिटल लेटर्स व्हाइल राइटिंग एक्ट। तो देखिए एक्ट में क्या गिवन है? प्रोविजंस, है ना। अब प्रोविजंस में क्या कवर्ड होता है? प्रोविजंस में क्या कवर्ड होता है? तो देखिए प्रोविजंस में दिया है तुमको व्हाट टू डू, क्या करना है और क्या नहीं करना है, या व्हाट इज अलाउड व्हाट इज डिसअलाउड। प्रोविजंस आपको बताता है कि क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो। प्रोविजंस में जब आप ऐड कर दें रूल्स, प्रोविजंस में जब आप ऐड कर दें रूल्स, सर रूल्स क्या होता है? तो रूल्स आर मेड बाय गवर्नमेंट, रूल्स आर मेड बाय गवर्नमेंट। अगर वो सेंट्रल लेवल एक्ट है तो रूल्स बनाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट, और अगर वो स्टेट लेवल एक्ट है तो रूल्स बनाएगा कौन? स्टेट गवर्नमेंट। सिंपल है। रूल्स बनाने का पावर किसके पास है? रूल्स बनाने का पावर किसके पास है? गवर्नमेंट के पास। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। State government will make rules in respect of any state laws. Central government will make rules in respect of any central laws. सिंपल है, ठीक है। अच्छा सर रूल्स में क्या गिवन होता है? तो रूल्स में देखो यहाँ पे तुमने क्या पढ़ा, व्हाट टू डू, क्या करना है। अभी कैसे करना है, प्रोसीजर। फॉर एग्जाम्पल यू हैव डिसाइडेड आई वांट टू बी अ सीए, आई वांट टू बी अ सीए। भाई कैसे बनोगे? उससे रिलेटेड प्रोसीजर इज गिवन, फाउंडेशन पास करना है, इंटर पास करना है, फाइनल पास करना है, ट्रेनिंग करना है, ब्ला 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 ब्ला। इज इट क्लियर? इसका पार्ट रहेगा वो, इसका पार्ट रहेगा, रूल्स का पार्ट रहेगा। तो रूल्स क्या डिफाइन करेगा यहाँ पे? प्रोसीजर या हाउ टू डू। रूल्स क्या डिफाइन करेगा? प्रोसीजर। लिख लेने का इधर। और जब मैं इसमें ऐड कर दूं रेगुलेशंस, हैं सर रूल्स और रेगुलेशंस कोई अलग थोड़ी ना होते हैं, सेम है। नहीं बेटा अलग होते, देयर इज अ डिफरेंस। रेगुलेशंस में भी मोर और लेस आपको प्रोसीजर की ही बात की जाती है, बट देयर इज अ डिफरेंस। रूल्स आर मेड बाय द गवर्नमेंट एंड रेगुलेशंस आर मेड बाय एनी एंसिलरी बॉडी ऑफ गवर्नमेंट। एंसिलरी बॉडी समझते हो? सपोर्टिंग बॉडी, ठीक है। देखो फॉर एग्जांपल समझना, अभी पूरे कंट्री को मैनेज करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर? पूरे कंट्री को, ऑनलाइन वाले, पूरे कंट्रीज को या पूरे कंट्री को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर? सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। सेंट्रल गवर्नमेंट इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ द इंटायर नेशन। अब जब मैं बात करता हूँ मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ एंटायर नेशन, इसका मतलब है कि भाई 0 से लेकर के 100 तक जितनी भी चीजें हैं वो सब किसको मैनेज करना है? 0 से लेकर के 100 तक जितनी भी चीजें हैं किसको मैनेज करना है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट सारे काम खुद से कर सकती है? सेंट्रल गवर्नमेंट का मेन काम क्या है? मेन सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिसी मेकिंग। सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है पॉलिसी मेकिंग। मेरी बात समझ में आ रही क्या? तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट को आप दुनिया भर के दूसरे काम में उलझा दोगे तो इट मे अफेक्ट देयर डिसीजन मेकिंग, इट मे अफेक्ट देयर पॉलिसी मेकिंग, है ना। क्वालिटी ऑफ पॉलिसी मेकिंग may be degraded, yes or no?
बट अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है? गवर्नमेंट के ऊपर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, क्या करेगा, अपने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेलीगेट करेगा बाय कॉन्स्टिट्यूटिंग सर्टेन अथॉरिटीज, जिसको मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ रेगुलेटरी अथॉरिटीज। फॉर एग्जाम्पल सेबी, फॉर एग्जाम्पल सेबी, सेबी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट, और सेबी को जिम्मेदारी दी गई है क्या, क्या, टू रेगुलेट, डेवलप, टू रेगुलेट, डेवलप एंड प्रमोट सिक्योरिटीज मार्केट ऑफ इंडिया। यस और नो? अब अगर सेबी नहीं है, मान लो कि पिक्चर में सेबी नहीं रहेगा, तो रेगुलेट, सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करने की जिम्मेदारी अल्टीमेटली किसके ऊपर आ जाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। सिमिलरली आरबीआई, ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, they all have been given with certain responsibilities and they all are delegated bodies of, ये कुछ नाम है, इसके अलावा बहुत सारे दूसरे अथॉरिटीज है, CCI, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, वेरी गुड, CBEC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स। देयर आर इन नंबर ऑफ अथॉरिटीज बीइंग कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट। अब तुमने समझो कि इन अथॉरिटीज को कॉन्स्टिट्यूट करके इनके ऊपर जिम्मेदारी दी है ना, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, सेबी को जिम्मेदारी दी है फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेट करने की, आरबीआई को जिम्मेदारी दी है बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करने की। तो जब तुमने इनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी, तो इनको पावर्स भी देना पड़ेगा ना, हाँ या ना? Thus they have been given with the powers to make regulations. They have been given power to make regulations. So rules are made by the government, regulations are made by the ancillary bodies of government like SEBI, CCI, then CBDT, blah blah blah, blah blah blah, blah blah blah. Is it clear? तो जब मैं एक्ट में ऐड कर दूं रूल्स और रेगुलेशंस, तब जाकर के बनता है वो लॉ, तब जाकर के बनता है वो लॉ। तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो टर्म है लॉ, लॉ term has a wider scope and act is a part of law. ठीक है, बोलूं ऐसा, law is a wider term and act is a part of law. Act is a part of law. प्लीज कॉपी कर लीजिएगा इसको भी जल्दी से, देखते कौन फर्स्ट आता है। Do it. अच्छी बात यह है कि भाई फाउंडेशंस में तुमको सिर्फ एक्ट पढ़ना है, इंटर में और फाइनल्स में आपको लॉ पढ़ना है। मतलब कि सर जब इंटर में आएंगे ना तो रूल्स और रेगुलेशंस भी पढ़ने रहेंगे, बट एज फार एज फाउंडेशन इज कंसर्न, फाउंडेशन में हमको सिर्फ क्या पढ़ना है? प्रोविजंस पढ़ना है, सिर्फ प्रोविजंस पढ़ना है। क्लियर है? अभी अपन छोटे हैं ना, यस। ऑनलाइन वाले बच्चों आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, वरना मैं आप लोगों के घर पे आने वाला हूं। यस, डन विद दिस? बोलो, सुदर्शन, रोशन, जेनी, दिव्यांश, कॉपी किया? कोई स्टूडेंट राजस्थान से भी है क्या? इज देयर एनी स्टूडेंट फ्रॉम राजस्थान? चलिए, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। चलिए, अब देखो कुछ और चीजें बता देता हूँ, ध्यान देना।
हो कैसे सकता है, ये हो गया हम्म। अपना जो सिलेबस है, ऑल्दो नेम ऑफ द सब्जेक्ट इज बिजनेस लॉज, है ना, लेकिन सिर्फ बिजनेस लॉज नहीं है इसमें, तुमको पूरे सिलेबस में 3 टाइप्स ऑफ लॉज आते हैं। बिजनेस लॉज, देन एन इंट्रो टू कॉर्पोरेट लॉज, एंड एक आपको कमर्शियल लॉ भी है। बिजनेस लॉ वाले हेडिंग में आपको देयर आर 3 टॉपिक्स, देयर आर 3 चैप्टर्स। फर्स्ट वन इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सेकंड इज पार्टनरशिप एक्ट 1932, थर्ड इज सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। कॉर्पोरेट लॉ में यू हैव इंट्रोडक्शन of Companies Act 2013 and LLP Act 2018। कमर्शियल लॉ में यू हैव नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो बेसिकली 3 लॉज आपको दिए हैं यहाँ पे, मेजरली 3 कैटेगरीज ऑफ लॉज आपको गिवन है यहाँ पे। द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, वेरी गुड, 1881। बात समझ में आ रहे? तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि सबसे पहले जो मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगा दैट विल बी कंपनीज एक्ट। ठीक है, चलिए तो कुछ बात करते हैं कंपनीज एक्ट के बारे में, है ना। हेडिंग लगाइए सभी लोग, कंपनीज एक्ट। अच्छा, ध्यान रखना, कंपनीज एक्ट जब हम आपको पढ़ाएंगे, आपको इनिशियली 6 से 8 क्लासेस लिखवाएंगे। क्यों लिखवाएंगे मालूम है? क्योंकि अभी आप लोगों ने लॉ फर्स्ट टाइम पढ़ना स्टार्ट किया है ना, तो मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा समय आपके साथ मैं दूं in order to make you comfortable, in order to make you more comfortable for this subject। ठीक है, थोड़ा जैसे 6 से 8 क्लासेस आएगा ना, थोड़ा सा टर्मिनोलॉजीज, लॉ पढ़ने का तौर तरीका हम लोग सीख जाएंगे। उसके बाद हम लोग स्विच कर सकते हैं नोट्स के ऊपर। इज इट क्लियर? उसके बाद वी कैन स्विच ऑन टू दी नोट्स वाला पार्ट। तो आई विल मेक यू राइट डाउन दी कंपनीज एक्ट 2013 इन योर नोटबुक। जो जो भी चीज़ें मैं लिखवाऊंगा आपको लिखना है। एक बार हम लोगों ने सारी चीज़ें लिख के ख़त्म कर ली एंड देन वी विल स्टार्ट रेफरिंग आवर नोट्स। क्लियर? ऑनलाइन वाले जो बच्चे हैं, आपके व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप पे नोट्स जो हैं कंपनीज एक्ट के पोस्ट कर देंगे बाय टुमारो। यू कैन टेक प्रिंट आउट ऑफ द सेम। क्लियर? चलिए देखते हैं यहाँ पे, हेडिंग लगाइए कंपनीज एक्ट। इसका वेटेज एग्जाम में लिख लेना। अभी एक्सपेक्टेड वेटेज है 15 से 20 मार्क्स। इंस्टीट्यूट ने अभी वेटेज रिलीज नहीं किया है। एक्सपेक्टेड वेटेज 15 to 20 मार्क्स। देखो, ऐसा मुझे लगता है ये वाला जो पार्ट है आपका, इसका एक्सपेक्टेड वेटेज रहेगा 60 मार्क्स का। ठीक है, और इसका एक्सपेक्टेड वेटेज रहेगा आपको 30 मार्क्स का, है ना, और इसका एक्सपेक्टेड वेटेज रहेगा आपको 10 मार्क्स का। दिस इज व्हाट आई फील। ऑल्दो इंस्टीट्यूट हैज नो ऑफिशियल डिक्लेरेशन येट। वो तो जब मई में एग्जाम होगा तभी पता चलेगा, मई नहीं, जून में एग्जाम होगा तब पता चलेगा।
60, 30 एंड 10। क्लियर है? देखिए, तो कंपनीज एक्ट 2013 ब्रैकेट में लिख देना इंट्रोडक्शन। कंपनीज एक्ट 2013 इंट्रोडक्शन। ध्यान दीजिएगा सभी लोग। अब कंपनीज एक्ट 2013 में हम लोग पढ़ते क्या है पहले वो समझ लें। मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में एक्ट का पर्पस क्या हो सकता है। एक्ट का क्या पर्पस हो सकता है? आइदर टू रेगुलेट और टू कंट्रोल और टू रिड्रेस दी प्रॉब्लम्स। देखिए, तो इसका पर्पस है, इट इज एन एक्ट टू रेगुलेट दी conduct of Companies Act is an act to regulate the conduct of companies in India. It is an act to regulate the conduct of companies in India. Write down. An act to regulate the conduct of companies in India. इंडिया में जितने भी कंपनीज ऑपरेट कर रहे हैं, इंडिया में जितने भी कंपनीज ऑपरेट कर रहे हैं उनके कंडक्ट को रेगुलेट करने के लिए एक्ट है। अच्छा सर, कंपनीज के कंडक्ट को रेगुलेट करने की क्या जरूरत है? सो एज टू इंश्योर कि कोई भी कंपनी इन्वेस्टर्स के साथ क्या नहीं करे, फ्रॉड ना करे, चीटिंग ना करे। क्योंकि अगर कंपनीज ने इन्वेस्टर्स के साथ फ्रॉड किया, चीटिंग किया, गवर्नमेंट के साथ चीटिंग किया, व्हाट विल हैपन? इट विल हैव अ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द माइंडसेट ऑफ द इन्वेस्टर। आज मैंने किसी कंपनी में पैसा लगाया, उस कंपनी ने मेरे साथ फ्रॉड किया, क्या मैं फिर किसी और कंपनी में पैसा लगाऊंगा? मैं भी नहीं लगाऊंगा और मैं 10 लोगों को और बोलूंगा नहीं लगाने के लिए। तो ये एक नेगेटिव इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा, और जब नेगेटिव इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, पीपल विल स्टॉप इन्वेस्टिंग, है ना, इन द सिक्योरिटीज मार्केट। और जब लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिया तो क्या नहीं होगा? फंड्स का अवेलेबिलिटी कम हो जाएगा। फंड्स का अवेलेबिलिटी कम हो जाएगा तो कंपनीज विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू सर्वाइव, टू एक्सपैंड, टू ग्रो देयर बिजनेसेस, एंड अल्टीमेटली इसका एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा किसके ऊपर? ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर। हाँ या ना? तो सारी चीजें कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। Thus, regulating the conduct of companies in India is required by way of making a law. मेरी बात समझ में आ रही है? By way of making a law. तो उसके लिए है ये एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013। फिर जब मैंने यहाँ पे बोला रेगुलेटिंग द कंडक्ट, जब मैंने यहाँ पे बोला रेगुलेटिंग द कंडक्ट, तो यहाँ पे मैं बेसिकली 3 चीजों की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं बेसिकली 3 चीजों की बात कर रहा हूँ। रेगुलेटिंग द कंडक्ट विल कवर 3 एस्पेक्ट, 3 मेजर एस्पेक्ट। पहला है कंपनी का इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, ठीक है। दूसरा है मैनेजमेंट ऑफ अफेयर, अफेयर्स का मतलब यहाँ पे बिजनेस अफेयर्स है ऑफ कंपनी, ठीक है। तीसरा है डिसोल्यूशन। ये तीनों एस्पेक्ट कवर होंगे इसके अंदर, डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी। अगर मैं बात कर रहा हूँ टू रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ कंपनी, तो यहाँ पे मेजरली 3 एस्पेक्ट को मैं कवर करना चाह रहा हूँ। इनकॉर्पोरेशन का मतलब है कंपनी का बर्थ। मान लो कि मैंने डिसाइड किया कि अब ये पढ़ाना नहीं है मुझे, पढ़ा करके मैं परेशान हो गया हूँ, बोर हो गया हूँ। नाउ आई वांट टू डू बिजनेस, और बिजनेस करने के लिए मुझे एक कंपनी बनाना है, बिजनेस करने के लिए मुझे एक कंपनी बनाना है। तो कंपनी बनाने से रिलेटेड क्या क्या प्रोसेसेस होंगे, क्या क्या प्रोविजंस होंगे, वो कहाँ लिखा हुआ है? कंपनीज एक्ट 2013 में। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? तो बर्थ ऑफ कंपनी को मैं बोल रहा हूँ क्या? इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। अब मैंने कंपनी तो बना लिया, ठीक है, मैंने कंपनी बना लिया। अब मुझे उस कंपनी को कैसे मैनेज करना है, कंपनी को कैसे मैनेज करना है, तो उससे रिलेटेड प्रोविजंस भी कहाँ दिए हुए मुझे?
कंपनीज एक्ट में, मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ, ठीक है। सर कंपनी बनाया, मैनेज किया, लेकिन नहीं चला, लॉसेस में है, बंद करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं, तो भाई बंद करना चाहते हैं उसको, वहां पे कंपनी जाएगा एक वाइंडिंग अप प्रोसेस में। अब यहाँ पे दो टर्म्स हैं, नॉर्मली बच्चे दोनों को एक साथ एक जैसा समझते हैं, वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन। देखो वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन में देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अभी कोई बंदा आया मेरे पास और बोलता है कि सर आप बहुत घटिया पढ़ाते हो, और उसने मेरा गला दबाना स्टार्ट किया। क्या किया? बोले सर आपने मुझे इरिटेट कर दिया, इतना गंदा पढ़ाते हो, इतना गंदा पढ़ा देते हो, इरिटेट कर दिया है मुझे, मैं आपको जान से मार दूंगा। आके मेरा गला दबाना स्टार्ट किया। जब उसने मेरा गला दबाना स्टार्ट किया, वहां पे मैं वाइंडिंग अप प्रोसेस में हूं, और जैसे ही मेरे प्राण निकल गए, जैसे ही मेरे प्राण निकल गए, तो मेरा क्या हो गया बेटा? डिसोल्यूशन हो गया। तो क्या डिफरेंस है? वाइंडिंग अप इज द प्रोसेस दैट लीड्स टू डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी। वाइंडिंग अप इज अ प्रोसेस दैट लीड्स टू डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी। इज इट क्लियर? तो वाइंडिंग अप प्रोसेस में कंपनी कैरीज आउट लिक्विडेशन ऑफ एसेट्स। लिक्विडेशन ऑफ एसेट्स मतलब एसेट्स को बेचती है कंपनी, एसेट्स को बेचेगा, एसेट्स को बेच करके कैश रियलाइज करेगा, जो भी कैश रियलाइज हो रहा है उससे कंपनी क्या करेगा? पेमेंट्स करेगा। किसका? किसका? क्रेडिटर्स का। कंपनी अपने लायबिलिटीज का को पे ऑफ करेगा, क्रेडिटर्स को पे ऑफ करेगा, ठीक है। वाइंडिंग अप प्रोसेस का एंड रिजल्ट है डिसोल्यूशन। कोई तुमसे पूछे कि बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन एंड वाइंडिंग अप, व्हाट विल बी द आंसर? अरे बोल देने का वाइंडिंग अप एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस का एंड रिजल्ट है क्या? डिसोल्यूशन। वाइंडिंग अप एक प्रोसेस है और प्रोसेस का एंड रिजल्ट है क्या? डिसोल्यूशन। तो वाइंडिंग अप प्रोसेस के दौरान तुम समझो ना, जब मेरा कोई गला दबा रहा था तो मैं जिंदा था ना, इस दुनिया में तो था, जैसे ही प्राण निकल गए इस दुनिया से चला गया, आया ना। तो वाइंडिंग अप प्रोसेस के दौरान कंपनी का आइडेंटिटी क्या रहता है? इंटैक्ट, कंपनी का एग्जिस्टेंस बरकरार रहता है। पर जैसे ही डिसोल्यूशन हुआ, कंपनी विल लूज इट्स, कंपनी विल लूज इट्स आइडेंटिटी, या कंपनी विल लूज इट्स एग्जिस्टेंस। हाँ या ना? इज इट क्लियर सबको? तो देखिए, कंपनी के पैदा होने से लेकर के कंपनी के मरने तक की सारी बातें कहां पे दी हुई है? कंपनीज एक्ट 2013 में। प्लीज कॉपी दिस। ऑनलाइन वाले बच्चे बताइए, क्या सभी चीजें क्लियर हैं? अगर तुम लोग अभी रिप्लाई नहीं करोगे ना, मैं पक्का तुम्हारे घर आने वाला हूं क्लास खत्म होने के बाद। कॉपी करिए सभी बच्चे, देखते कौन फर्स्ट आता है। डन? सुदर्शन, सुदर्शन के घर नहीं आऊंगा मैं, इसने रिप्लाई कर दिया है। व्हाट अबाउट अदर्स? व्हाट अबाउट अदर्स? ओके, डन विद दिस पार्ट। तो कंपनीज एक्ट में क्या पढ़ रहे हैं? इट इज एन एक्ट to regulate the conduct of companies. Regulating the conduct will cover incorporation of company, management of affairs of company, as well as dissolution of company. And there is a great difference between winding up of company and dissolution of company. I hope this one is clear. Roshan, okay. चलिए, now moving on to the next part. चलिए आगे देखिए। अब अपन देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट दिखता कैसा है? कंपनीज एक्ट दिखता कैसा है? तो देखिए,
ये रहा कंपनीज एक्ट, ये बेयर एक्ट है। ये क्या है? बेयर एक्ट। बेयर एक्ट क्या होता है सर? बेयर एक्ट का मतलब है एक्ट इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। क्या मतलब है बेटा? एक्ट इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। तो देखिए बेयर एक्ट कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे सेक्शंस का आपको अरेंजमेंट दिया हुआ है। सेक्शन नंबर 1, 2, चैप्टर 1 में 2 सेक्शन है, 1 एंड 2। फिर देखिए कहाँ तक जा रहा है। लास्ट सेक्शन नंबर इज 470. It means the Companies Act 2013 covers how many sections? 470 sections. Clear? Plus it covers 7 schedules. Schedule नहीं बोलोगे, बोलिए schedules बोलो। कोई शेड्यूल बोलेगा तो मम्मी की कसम है। How many chapters are there? 29 chapters are there. ठीक है, तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। This act is divided into 29 chapters, 470 sections, 7 schedules, and 95 definitions. 95 definition एक बार लिख लेने का फटाफट से। स्ट्रक्चर ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। वेरी गुड रोशन, यू आर अ वेरी गुड बॉय। यस, राइट डाउन। दिस एक्ट इज divided into 29 chapters. This act is divided into 29 chapters. Then बोलो, तुम लोग बोलते नहीं कुछ। 470 sections, then 7 schedules, then 95 definitions भी है। ये भी लिख लो। अब सर स्केड्यूल्स में क्या होता है, डेफिनेशंस में क्या होता है, सेक्शंस में क्या होता है, ये सब मैं बताऊंगा। सिर्फ इतना लिख लेने का भी। कंपनीज एक्ट 2013 कुछ इस तरीके से दिखता है। और फाउंडेशन मालूम है 470 सेक्शन में से हार्डली आपको 10 सेक्शन भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि इंट्रोडक्शन है ना, अभी अपन छोटे हैं ना। यस नो? यस सर। कंपनीज एक्ट पढ़ने में जीवन निकल जाएगा बेटा। फिर जब अपन इंटर में आते हैं तो इंटर में है सेक्शन 1 से लेकर के 148 तक। और जब अपन फाइनल्स में जाते हैं तो फाइनल्स में जो सेल्फ प्लेस्ड बेस्ड मॉड्यूल है वो है 149 से लेकर के 470 तक। तो इतना इंपॉर्टेंट है कंपनीज एक्ट कि हमको फाउंडेशन में भी पढ़ना है, इंटर में भी पढ़ना है और फाइनल्स में भी पढ़ना है। Is it clear? सारे बच्चे? This act is divided into 29 chapters, 470 sections, 7 schedules and 95 definitions. चलो अब तुमको एक और बहुत मजेदार बात बता देता हूँ, फिर क्लास को वाइंड अप करूंगा। सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 1, ठीक है, सेक्शन 1। तो देखिए किसी भी एक्ट का सेक्शन 1, मैं एक बार बेयर एक्ट खोल देता हूँ। आज तुम कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हो, कल तुम पार्टनरशिप एक्ट पढ़ोगे, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ोगे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ोगे, इंटर में अलग अलग एक्ट पढ़ोगे। कोई भी एक्ट आप उठा करके ले लो, सेक्शन 1 किसी भी एक्ट का ये 3 चीजें ही कवर करता है। शॉर्ट टाइटल, शॉर्ट टाइटल का मतलब है यहाँ पे नेम ऑफ द एक्ट। शॉर्ट टाइटल का क्या मतलब है? नेम ऑफ द एक्ट। एक्सटेंड का मतलब है यहाँ पे एरिया ऑफ एप्लीकेबिलिटी। क्या मतलब है बेटा? एरिया ऑफ एप्लीकेबिलिटी। कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। कमेंसमेंट का मतलब है कि कौन सी डेट से वो एक्ट कमेंस हुआ या एनफोर्समेंट में आया, इफेक्ट में आया। एप्लीकेशन का मतलब है किसके ऊपर एप्लीकेबल है। इज इट क्लियर? तो लिखोगे इस एक्ट का सेक्शन 1, देखो सेक्शन 1, सेक्शन 1 क्या कवर कर रहा है बेटा? शॉर्ट टाइटल। शॉर्ट टाइटल में क्या है? नेम ऑफ द एक्ट। नेम ऑफ द एक्ट बताइए। द कंपनीज एक्ट।
2013, ठीक है। फिर क्या दिया हुआ है, एक्सटेंड, एक्सटेंड में क्या दिए थे, एरिया ऑफ एप्लीकेबिलिटी, कहाँ पे एप्लीकेबल है, वेरी गुड, तो दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू all the states of India, all the states, ठीक है। नेक्स्ट, डेट ऑफ कमेंसमेंट, ये एक्ट कब से इफेक्ट में आया, डेट ऑफ कमेंसमेंट, तो डेट ऑफ कमेंसमेंट इज 1 सितंबर 2013, कॉपी कर लीजिएगा इसको। 1 सितंबर 2013, चलिए बताइए क्या अभी तक जो भी चीज़ें मैंने पढ़ाई वो क्लियर है। ऑनलाइन वाले बच्चे, रोशन, सुदर्शन, देन जेनी इज देयर, दिव्यांश, क्या अभी तक मैंने जो भी चीज़ें पढ़ाई आपको क्लियर है? ओके, सो रेस्ट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। कल भी एक प्रिलिमिनरी सेशन ही रहेगा और उसके बाद विल स्टार्ट विद द रेगुलर कंटेंट ऑफ योर सिलेबस, ठीक। चलिए, थैंक यू सो मच।